कार्यशालायाः अष्टमे सत्रे अद्यतन द्वितीये सत्रे भवतीनां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनम्। अस्य सत्रस्य मार्गदर्शिका वर्तन्ते अस्माकं समेषामपि आदर्शभूताः अस्याः परियोजनायाः अध्यक्षाः, अस्याः कार्यशालायाः संयोजिकाः प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महाशया, तासां वयं भूयो भूयः स्वागतं कुर्मः अस्यां कार्यशाला। महोदय का हार्दिक हम लोग स्वागत करते हैं। महोदय के विषय में हम लोग जानते हैं। महोदय अत्यंतं सरल हृदया, विषय गांभीर्ये निमज्जिता, अंतस्थलं विषयस्य अस्माकं समेषां पुरस्तात् उपस्थापयति। जो विषय का मार्मिक स्थल है उसे हमारे सामने उपस्थापित करती हैं। पूर्व में भी हमने महोदया का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ऐसी हमारी सबकी आदर्श भूता प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का स्वागत करते हुए मैं मैम से निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन परिस्थितिजन्यं नेतृत्वम् इसी विषयम् अवलंब्य कुर्वन्तु इति प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज। धन्यवाद परमेश। ये जो परिस्थितिगत नेतृत्व है, जैसा ये नाम बता रहा है कि ये नेतृत्व किस पर निर्भर कर रहा है, सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने लीडरशिप स्टाइल्स की बात की थी और उसमें मैंने आपको 4 शैलियां बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें आपको S1, S2, S3 और S4 जो है वो हम लोगों ने करा था। जिसमें जो पहली थी टेलिंग स्टाइल, निदेशात्मक शैली, दूसरी थी आपकी सेलिंग स्टाइल जो आपका था, बोलेंगे आप लोग, थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं आज। दूसरी जो सेलिंग थी उसको हमने क्या कहा था, इसका मतलब आप लोग जो पिछला कराया जा रहा है उसको नहीं देख रहे, क्योंकि वही चीज जो हमने पहले की है, अगर आप उसको लेकर चलेंगे तभी आज का जो ये जो हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो और आपके होंगे। थोड़े से पार्टिसिपेटरी तो तीसरा था, नहीं हाँ दूसरा था, और डेलीगेटिव, हाँ, और तीसरा था आपका प्रतिभागात्मक, हाँ, दूसरा क्या था, उपबोधात्मक, उपबोधात्मक, ठीक है। और चौथा था आपका डेलीगेटिंग, जिसको मैंने कहा प्रतिनिधानात्मक। तो उन्हीं शैली में फिर मैंने आपको कि कोई भी हम नेतृत्व शैली जब भी अपनाते हैं, एज अ हम क्लास में टीचर के रूप में कर रहे हैं या हम जिस भी परिस्थिति में हैं, देखिए वह परिस्थिति जो है घर से, हमारे परिवार से भी संबंधित हो सकती है, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उससे भी संबंधित हो सकती है, जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर वहां भी हो सकती है, कोई हमें दायित्व दिया गया है किसी कार्यक्रम का उसमें भी हो सकता है। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इन परिस्थिति में जो भी हमको काम दिया है तो उसमें हम जो हमारा नेतृत्व जो है वो किस रूप में जो है वो होना चाहिए, उसकी मैंने 4 शैलियां जो है पिछले जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें की थी। आज हम जो परिस्थितिगत केवल इसी पर ही सीमित रहेंगे, सिचुएशनल लीडरशिप, परिस्थितिगत या परिस्थिति जन्य नेतृत्व। और आज के इस व्याख्यान में जो हमारा मुख्य जिस पर हम चर्चा करेंगे कि यह क्या होती है और सिचुएशनल लीडरशिप में हम किन किन चीजों पर विशेष बल देते हैं और इस परिस्थिति जन्य नेतृत्व के क्या मुख्य घटक हैं, और उन घटकों में जो एक मुख्य है परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, जो कि निष्पादन तत्परता स्तर है, और यह क्या है, और जो हमारे जो नेतृत्व शैली जो हमने 4 पढ़ी हैं उसके से यह किस तरह से संबंधित रखता है, और किस तरह से हम जब हमारा जो स्टूडेंट है इन तत्परता स्तर के किस स्तर पर है तो कौन सी शैली जो है वो उपयुक्त होगी। और फिर जो है आपका परफॉर्मेंस जो
परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो विभिन्न स्तर जो आज हम करेंगे, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल्स, निष्पादन तत्परता स्तर, इनके क्या क्या जो हैं आप कह सकते हैं सूचक परिचायक होंगे, इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे। और फिर हम इन शैलियों को पावर बेसिस, नेतृत्व में जो है हमने देखा 7 तरह की जो शक्तियां जो हैं वो होती हैं, वो क्या हैं और किस तरह से हम उनको रिलेट करेंगे परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल के साथ, और जो हमारा लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनके साथ हम कैसे उनको कोरिलेट करेंगे, कैसे उनको मैच करेंगे। इन्हीं पर आज का जो व्याख्यान है वह समर्पित है। तो आज के व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं जो एक प्रख्यात लीडर रहे हैं वॉरेन बेनिस, उन्हीं की बात से इस व्याख्यान को शुरू करना चाहूंगी। गुड लीडर्स मेक पीपल फील दैट दे आर एट द वेरी हार्ट ऑफ थिंग्स, नॉट एट द पेरिफेरी. Everyone feels that he or she makes a difference to the success of the organization. And when that happens, people feel centered and that gives their work meaning. यानी कि जो एक अच्छा नेता है वह जिनके साथ भी जो भी उसकी टीम है, जैसे मैंने आपको बताया था लीडर हु लीड्स द शिप, तो लीडरशिप हो गया ER अगर हम निकाल दें, तो जो भी उसकी शिप है, चाहे वह क्लास है, चाहे वह संस्था है, जो भी है, उसमें उसके साथ जो लोग हैं काम करने वाले, कक्षा में स्टूडेंट हैं उसके साथ काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो कोलीग्स हैं और जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, उन सभी को जब आप इस तरह का उनको अनुभूति दें कि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह उस कार्य का सफलता का द्योतक है, और जो भी जो कार्य करे और हर व्यक्ति ये समझने लगे उस टीम का कि जो वह कार्य दिया गया है और उस कार्य को वो करता है, तो वह उस कार्य की सफलता का द्योतक है। अगर हर टीम का मेंबर ये समझने लगे तो उस टीम का जो लीडर है वह एक अच्छा नेता जो है वो कहलाएगा। तो ये एक सेंस टीम मेंबर्स को प्रदान करना कि जो भी कार्य उस टीम को दिया गया है वह अच्छी तरह से, या उसकी सक्सेसफुल जो सफलता है वो हर एक मेंबर पर जो है वो निर्भर कर रही है, और हर एक मेंबर के द्वारा जो किया गया कार्य है वह उस कार्य की सफलता को प्राप्त करने में अहम भूमिका जो है वो निभाता है। और लीडर का यही काम जो है, जो भी वह टीम लीड कर रहा है वह होना चाहिए। अब इसी को आगे विचार को बढ़ाते हुए परिस्थिति जन्य नेतृत्व, सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है, इसमें जो वर्ड है सिचुएशन, मतलब यह लीडरशिप क्या होगी जो कि सिचुएशन पर निर्भर करेगी। इसमें जो फोकस है, जिस पर हम विशेष बल देंगे, वो है ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, जो प्रेक्षित व्यवहार है नेता का और जो उसके टीम मेंबर्स हैं एंड देयर ग्रुप मेंबर्स इन वेरियस सिचुएशन, विभिन्न परिस्थितियों में जो उस टीम में जो लोग हैं, ठीक है, और जो नेता है उसका जो प्रेक्षित व्यवहार है, उसी पर यह जो नेतृत्व शैली है यह उस पर बल देती है। इट रिक्वायर्स लीडर टू बिहेव इन अ फ्लेक्सिबल मैनर, क्योंकि यह सिचुएशन डिपेंडेंट है, सिचुएशन पर निर्भर करती है, इसलिए यह क्या चाहेगी कि जो नेता है वह अपने स्टाइल को चेंज करता रहे, उसका फ्लेक्सिबल। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में कि इफेक्टिवनेस, एक प्रभावी नेतृत्व के लिए 3 आपको बताए थे, स्टाइल प्रेफरेंस, ठीक है, शैलीगत वरीयता, दूसरा बताया था स्टाइल फ्लेक्स, शैलीगत नम्यता, और तीसरा बताया था स्टाइल एप्रोप्रिएटनेस, जिसको हमने कहा शैलीगत उपयुक्तता। तो सिचुएशनल लीडरशिप के लिए जो नेता है उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड he should be able to diagnose the leadership। तो अगर उसे लीडरशिप के जो हैं स्टाइल्स पता हैं, वो चारों स्टाइल, और कब कौन सा स्टाइल जो है उसे अपनाना है, और उसकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में वह डायग्नोज, और अगर आपको शुरू में याद आ रहा हो तो मैंने आपको लीडरशिप की कॉम्पिटेंसीज भी बताई थी, जिसमें डायग्नोजिंग कॉम्पिटेंसी बताई थी कि जो नेता है उसमें अपनी परिस्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या क्या उस परिस्थिति में जो लोग हैं किस तरह से उनको समझना
जो है वो जरूरी है। तो टू बी एबल टू डायग्नोज द लीडरशिप स्टाइल की कौन सी उस परिस्थिति में कौन सा नेतृत्व शैली जो लगेगी होगी, और फिर उस परिस्थिति में कौन सी शैली जो है अप्रोप्रिएट उपयुक्त होगी, और तीसरा उसको अडेप्ट कर सके। टू बी एबल टू अप्लाई द अप्रोप्रिएट स्टाइल, अडेप्टिंग पावर भी नेता में होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें आएंगी, अडेप्टिंग भी होना चाहिए, डायग्नोज भी उसको करना चाहिए क्या, और कैसे होगा कि वह अगर बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे ही वह देखेगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है इसमें उपयुक्त होगा, और फिर उसके अनुसार वह उस शैली को अपनी उस परिस्थिति में जो है वो अपनाएगा। और कोई भी शैली, जो चारों आपको नेतृत्व की शैली बताई है, कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, अपितु वह किस चीज पर निर्भर करती है कि उस परिस्थिति में कौन सी शैली सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, उस पर जो है नेतृत्व शैली की प्रभाविता जो है वो निर्भर करती है। ए लीडर वेदर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव इन हिज और हर स्टाइल always engages in some amount of task and relationship। ये हम पिछले जो है सत्र में कर चुके हैं कि जो भी लीडर जो है वह प्रभावी या अप्रभावी रहे, लेकिन जब वह उस परिस्थिति में है, उस सिचुएशन में है, जिस भी सिचुएशन को वह लीड कर रहा है, तो उसमें दो तरह के बिहेवियर बताए थे। वन इज द टास्क बिहेवियर, कार्य संबंधित व्यवहार, और दूसरा था आपका व्यवहारगत व्यवहार, संबंधगत व्यवहार, तो जिसमें संबंधों पर बल होगा, और दूसरा जो है इस पे कार्य पर, जिसमें वह बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। अब लीडरशिप अगर हम देखें, सिचुएशनल लीडरशिप, इट इज द फंक्शन ऑफ लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। लीडरशिप, नेतृत्व किस चीज पर निर्भर करेगा, नेता पे, जो कि उस परिस्थिति को जो प्रभावित करने वाला, जो उस पर प्रभाव डालेगा, वो क्या होगा, लीडर। जिसको प्रभावित कर रहा है वो क्या कहलाएगा, फॉलोअर। और ये फॉलोअर स्टूडेंट हो सकता है, आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, या जिस भी परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं उसके समूह वर्ग जो है वो किस श्रेणी में आएगा, फॉलोअर। ठीक है, और जिस परिस्थिति में को आप प्रभावित कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, सिचुएशन। मतलब एज अ लीडर आप जिस सिचुएशन में है, जिस परिस्थिति को आपको प्रभावित करना है, वो यहाँ पर इसका मतलब है सिचुएशन। तो नेतृत्व तीन चीजों का आप कह सकते हैं, तीन चीजों पर निर्भर करेगी। नेता जो कि प्रभाव डालेगा, क्योंकि हमने लीडरशिप कहा अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अदर, तो उसमें प्रभावित जिस जो करेगा वो होगा लीडर, जिसको कर रहा है प्रभावित वो होगा फॉलोअर, और जिस परिस्थिति में करेगा जहां उसे हम कहेंगे सिचुएशन। सिचुएशनल लीडरशिप इज बेस्ड ऑन इंटरप्ले अमंग थ्री कंपोनेंट्स, और ये तीनों बहुत जरूरी हैं। दो मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, और एक आज हम करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नेतृत्व की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस जब वह कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसका तत्परता स्तर क्या है, ये उस पर बहुत निर्भर करता है। कार्य तो हम सभी करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी टीचर आप ये नहीं सुनते कहेंगे कि भाई मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन जब आप उसके स्टूडेंट्स से पूछेंगे तो फिर स्टूडेंट्स बताएंगे कि टीचर का ये वाला टीचर अच्छा था या ये टीचर अच्छा नहीं था। ठीक है, तो जो सिचुएशनल लीडरशिप है, इन तीनों ही कंपोनेंट्स की जो अंतरक्रिया, कॉम्बिनेशन जो इन तीनों का होगा उसी पर निर्भर करेगी। और ये नहीं कि एक ही फैक्टर पर, इन तीनों का जो कार्य संबंधित व्यवहार है, जो संबंध से संबंधित व्यवहार है, और जो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल है। टास्क बिहेवियर क्या, जैसे कल आपको बताया था, अगर इसको हम दोबारा से वो करें तो ये तीन चीजें जो मैंने अभी बताई, तो जो आपका सिचुएशनल लीडरशिप है यह इन तीनों के इंटरप्ले, और ये जो आपको ये ओवरलैप एरिया बता रहे हैं कि तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों कंपोनेंट्स का जो है वो एक आप कह सकते हैं कि जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में इन तीनों चीज का
आपको अलग अलग जो है वो आप पाएंगे। तो टास्क और रिलेशनशिप बिहेवियर ये आपका लीडरशिप स्टाइल जैसे मैंने पिछले बताया था, और 4 तरह के आपको बताए थे। S1 में जैसे क्या होगा है यार, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। S2 में आपको बताया था हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। S3 में आपको बताया था है यार लो टास्क हाई रिलेशनशिप। और S4 में बताया था लो टास्क लो रिलेशनशिप। तो इनके जो दोनों टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर से जो अंतर क्रिया होगी, इससे मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार की सिचुएशंस जो हैं वो बनेंगी। अब ये जो 4 प्रकार की सिचुएशन है ये परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल के साथ फिर से इंटरैक्ट करेगी और फिर डिसाइड करेगी कि आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो कौन सी परिस्थिति में जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम टास्क बिहेवियर पहले भी आपको बताया था क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच द लीडर एंगेजेस इन स्पेलिंग आउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जिस भी वह टीम में काम कर रहा है उसमें जो व्यक्ति हैं या जो समूह है उनको जो क्या क्या दायित्व देता है, क्या क्या कार्य देता है, ठीक है, जिससे कि वह उस परिस्थिति में अपने को एंगेज रखे। चाहे हम कक्षा शिक्षण कर रहे हो तो हम स्टूडेंट्स को हम देंगे कि इसको आप इसके ऊपर ये व्यक्ति बोलेगा या इसको ये प्रेजेंट करेगा, जो भी हम कह रहे हैं। तो एक तरह से इस टास्क जो बिहेवियर है, जो कार्य संबंधित जो व्यवहार है, इसमें क्या आएगा कि नेता जब बता रहा है अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स को कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किसको करना है, ये सब जब बातें वो डायरेक्ट करता है तो वो सारे के सारे व्यवहार किसके अंतर्गत आएंगे, कार्य व्यवहार के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा जो ओरिएंटेशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिहेवियर। मतलब संबंध किसके साथ, नेता के, जो उसके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स कौन होंगे, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, या जिस भी परिस्थिति में वह काम कर रहा है उसके कुलीग्स या जो भी उस टीम में जो भी लोग होंगे। The extent to which the leader engages in two-way और multi-party, इसमें संप्रेषण सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, कि वह एक तरह का संबंध स्थापित कर रहा है। नेता जो है, जो लीडर जो है, वह संबंध स्थापित, आप कक्षा में एज अ लीडर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। स्टूडेंट जो है बिल्कुल फ्री होता है आपसे कुछ पूछने के लिए, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके संप्रेषण कौशल के ऊपर। और इस व्यवहार के अंतर्गत जैसे कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा है तो जो नेता है उसको सुनना चाहिए, उसको ये नहीं कि डांट कर बैठा देना चाहिए, और जो विचार फॉलोअर के द्वारा प्रेजेंट किए जाए, स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंट किए जाए, उसको आगे बढ़ाए, उसको फैसिलिटेट, हाँ आपने अच्छा सोचा, इसको आगे और बताइए, और जो भी विचार प्रस्तुत किए उसको एक व्याख्या उसकी करें, ठीक है। और जो भी आप कह सकते हैं विचार या जो भी भाव हैं तो उनको एक सपोर्ट प्रदान करे, जिससे कि एक आप कह सकते हैं सामाजिक और सांवेगिक परिवेश जो है उस परिस्थिति में निर्मित किया जा सके। और वह जो सामाजिक और सांवेगिक परिवेश है वो उसी का संबंध जो है रिलेशनशिप बिहेवियर से है। और अगर आपको मैनेजर्स में आएगा तो मैंने आपको ह्यूमन स्किल्स बताई थी, वो इसी चीज को जो है वो कोरिलेट करती है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ एक संबंध नहीं स्थापित करेंगे, एक रिलेशनशिप स्थापित नहीं करेंगे, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर लीड जो है वो नहीं दे पाएंगे। और तीसरा जो आज हम कंपोनेंट जोड़ेंगे, ये 2 हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे और उसके आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार के जो हैं व्यवहार बताए और फिर उनको हम नेतृत्व शैली के साथ किस तरह जोड़ेंगे, ये हम पिछले वाले में कर चुके थे। अब ये जो तीसरा कंपोनेंट है, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, निष्पादन तत्परता स्तर। जो निष्पादन तत्परता स्तर है, इट इज डिफाइंड एट द एक्सटेंट टू विच अ फॉलोअर डिमॉन्स्ट्रेट्स द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। जो भी कार्य लीडर के द्वारा उस परिस्थिति में दिया गया है, इसमें 2 चीजें हैं। वन इज एबिलिटी, किसकी,
जो फॉलोअर है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जो एबिलिटी, जो योग्यता, उस जो आपके जो फॉलोअर स्टूडेंट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं उनकी योग्यता जो वो प्रदर्शित किसी काम में कर रहे हैं और वह कितने इच्छुक हैं, विलिंगनेस उनकी, ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जब हम ये परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल देखते हैं। तो कोई भी परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, दो चीजों, उसके मुख्य दो घटक हैं, एबिलिटी और विलिंगनेस। किसकी एबिलिटी और विलिंगनेस? जो हमारे फॉलोअर होंगे। फॉलोअर कौन होगा? स्टूडेंट होगा, हमारा टीम मेंबर होगा, जो उस सिचुएशन को हम लीड कर रहे हैं उसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनकी जो प्रदर्शित योग्यता और वह उस कार्य को करने को कितनी इच्छा रखते हैं वो कार्य को पूर्ण करने में, वो दोनों पर निर्भर करेगा आपका परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। और किस सीमा तक उनमें वह योग्यता और वह काम करने की इच्छा है, उसी को हमने क्या कहा? परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। पीपल टेंड टू बी एट डिफरेंट लेवल। जब आप कक्षा में देखेंगे तो आपके स्टूडेंट्स, हर एक विद्यार्थी जो है अलग अलग उसका रेडीनेस लेवल होगा। कोई तो बहुत इच्छुक होंगे सीखने के लिए जो आप विषय पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत कम होंगे, कोई बीच बीच वाले होंगे, ठीक है। तो पीपल टेंड टू बी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे आर बीइंग आस्क्ड। जो भी आप कार्य उनको करने को सौंप रहे हैं, जो भी आप उनको ड्यूटी दे रहे हैं, उस कार्य करने में वह कितने सक्षम हैं, कितने योग्य हैं, कितने विलिंग हैं, और सभी फॉलोअर्स का अलग अलग जो है आप कह सकते हैं रेडीनेस लेवल होगा। और इसको डायग्नोज करना एक लीडर की जो है आप कह सकते हैं क्वालिटी या एक विशेष गुण जो है वो होना चाहिए। इट इज हाउ रेडी अ पर्सन टू परफॉर्म। अगर आप सिंपल अगर इसको शब्द में लें कि कोई भी व्यक्ति कितना तत्पर है किसी कार्य को, किसी जो भी कार्य उसको सौंपा गया है उसको करने के लिए, तो जितना तत्पर होगा उतना उसका रेडीनेस लेवल जो है वो हाई होगा, और जितना कम तत्पर होगा उसका रेडीनेस लेवल उतना ही निम्न स्तर का होगा। तो रेडीनेस लेवल या तो निम्न स्तरीय हो सकता है या औसत हो सकता है या बहुत उच्च स्तरीय हो सकता है। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस हैज टू बी विद स्पेसिफिक सिचुएशन। आपने जिस तरह का उनको काम या क्रिया या कार्य जो भी सौंपा है या ड्यूटी सौंपी है उस पर डिपेंड करेगा ये परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल को। कई बार जो हम कार्य देते हैं वो कोई बच्चा जो है उसके लिए योग्य और कोई दूसरा काम दे उसके लिए वे नहीं भी योग्य हो सकता है। And all persons tend to be more or less ready in relation to a specific task, activity or job that a leader is attempting to accomplish. तो जो भी लीडर के द्वारा जो भी कार्य सौंपा गया है, कोई क्रिया करने को दी गई है, तो उसमें जो फॉलोअर है, जो स्टूडेंट है, जो टीम मेंबर्स हैं, वह कितना तत्पर है इस पर निर्भर करेगा। और इसके मैंने आपको दो कंपोनेंट्स बताए परफॉर्मेंस रेडीनेस के। एक है योग्यता, किसकी योग्यता? फॉलोअर की योग्यता, और दूसरा विलिंगनेस। ये जो है एबिलिटी है, एबिलिटी क्या होगी? एबिलिटी इज द डिमॉन्स्ट्रेटेड knowledge, skill and experience that an individual or group brings to a particular or we can say task or activity। ठीक है, तो किसी भी कार्य को किसी विशेष कार्य को करने से संबंध को जब कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप उसको पूरा करता है तो उसकी प्रदर्शित योग्यता जो कि उसके ज्ञान के रूप में, कौशल के रूप में और उसके अनुभव के रूप में जो है वो प्रदर्शित होगी, और उसी को यहाँ पर जो है एबिलिटी से जो है वो सूचित किया गया है। और दूसरा है विलिंगनेस। विलिंगनेस जो है तत्परता, और तत्परता में तीन चीजें हैं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और मोटिवेशन। तो जब हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो नॉलेज मतलब क्या होगा? वह प्रदर्शित ज्ञान जो कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के समय बताता है। तो उस कार्य की समझ कितनी है फॉलोअर को, उस समय जब भी वह कोई कार्य कर रहा है तो कितनी समझ से वह उस कार्य को कर रहा है, वह उसका किस चीज का द्योतक होगा? नॉलेज का। तो एज अ टीचर अगर हम लीडर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट ने जो भी कार्य किया है वह उसने कितना समझ करके उस कार्य को किया है। तो वो उसके ज्ञान का, वह योग्यता किससे रिलेटेड होगी? उसके ज्ञान से।
और उस कार्य को कितनी निपुणता के साथ किया है, कितनी प्रवीणता के साथ उस स्टूडेंट ने किया है, तो वह प्रदर्शित काम सौंपा है उसको करने के, उसमें वह दिखाता है, उसे हम यहाँ पर कौशल के रूप में लेंगे। ठीक है। और जब वह उस कार्य को कर रहा है, उस कार्य के द्वारा जो प्राप्त अनुभव जो है वह उसकी किस चीज का द्योतक है, एक्सपीरियंस का। ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों मिलकर उस व्यक्ति के क्या बताएंगे, योग्यता। और विलिंगनेस में भी 3 चीजें हैं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और मोटिवेशन। विलिंगनेस क्या है, किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने या में व्यक्ति या वह समूह जिसको दिया गया है उसके द्वारा प्रदर्शित आप कह सकते हैं विश्वास, प्रतिबद्धता और अभिप्रेरणा की सीमा, एक्सटेंड टू विच, कि वो है ये शो कर रहा है कॉन्फिडेंस, कितने आत्मविश्वास के साथ वह उस कार्य को कर रहा है, कितना प्रतिबद्ध होकर वह उस कार्य को कर रहा है, कितना मोटिवेटेड होकर, कितना अभिप्रेरित होकर वह उस कार्य को कर रहा है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और मोटिवेशन। कई बार हम क्लास में देखते हैं कि बच्चा जो, हमने उसको कोई कार्य दिया कि आपको इस टॉपिक पर बोलना है, बच्चा बहुत तो आत्मविश्वास के साथ और पूरा तैयारी के साथ, बिल्कुल कमिटेड होकर और पूरा मोटिवेटेड वे में जो है वो कर रहा है। इसका मतलब विलिंगनेस जो है उसका परफॉर्मेंस वो हाई है। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स फॉलोअर में सबसे ज्यादा हो तो मतलब आपका जो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल है वो सबसे उच्च स्तरीय का होगा। और एबिलिटी में भी जब ये तीनों स्तर, तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस, अनुभव, ये तीनों हाई हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस रेडीनेस है वह उच्च स्तरीय कहलाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि तीनों है। कई बार क्या होता है कि नॉलेज, इस वाले ये कंपोनेंट ज्यादा हो योग्यता में और ये 2 कम हो। ठीक है। तो तब ये जो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल है ये मॉडरेट, मध्यम हो जाएगा, मध्यम निम्न। और जब ये तीनों ही कम हो, जरूरी नहीं कि एबिलिटी हो, ये तीनों ही कम हो तो ये लो वाले पे चला जाएगा, निम्न स्तरीय परफॉर्मेंस रेटिंग। और इसी तरह से इसमें, इन तीनों में से भी अगर तीनों सबसे ज्यादा हैं तो यह उच्च स्तरीय बनेगा, अगर केवल 2 में उच्च है तो मॉडरेट हाई, मध्यम स्तरीय उच्च, और केवल 1 जो है आपका हाई है और 2 लो हैं तो निम्न स्तरीय मध्यम। तो कहने का मतलब है ये जो कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल हैं ये हमारे फॉलोअर का क्या बताएंगे कि उनका विकास स्तर क्या है, डेवलपमेंट लेवल क्या है, और जिस डेवलपमेंट लेवल पर वो रहेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है नेतृत्व वाली जो स्टाइल है उसको लेना है। ठीक है। तो पहले तो हम ये समझें, हमको ये क्लियर होना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस, और इसमें कोई भी आप 2 जो है वो ले सकते हैं। मेन जो है वो योग्यता और कितने जो है वो उसमें। जब हम कॉन्फिडेंस को लेते हैं तो उसका जो प्रदर्शित आप कह सकते हैं आत्मविश्वास। ठीक है। कमिटमेंट जो कि उसका प्रदर्शित क्या होगा, समर्पण भाव, कितने वह डेडिकेटेड वे में उस कार्य को कर रहा है। और मोटिवेशन, डिजायर टू डू द काम, कितनी इच्छा के साथ, कितना तत्पर होकर वह उस कार्य को एक मोटिव वे में करता है। तो ये डिफरेंशिएशन एज अ लीडर आपको अपने स्टूडेंट में देखना होता है, और इसको आप डायग्नोज करें कि हर एक स्टूडेंट, और ये 1-to-1 भी होगा और ग्रुप में भी होगा। ठीक है। तो आपको देखना है कि आप एज अ लीडर, आप जिस भी टीम को लीड कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन को लीड कर रहे हैं, तो उसमें जो फॉलोअर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी एबिलिटी लेवल और विलिंगनेस लेवल क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप स्टाइल पर जो है वो मूव करेंगे। इसी को कंपोनेंट्स ऑफ ये जो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल जो है, इसको कई में डेवलपमेंट लेवल किसी बुक्स में मिलेगा, कई में आपको मैच्योरिटी लेवल ऑफ द फॉलोअर्स के रूप में भी है। तो ये एक ही चीज है, लेकिन इसमें यही 2 चीजें हैं, योग्यता, एबिलिटी, और विलिंगनेस, मतलब कितना इच्छा।
और विलिंगनेस से मेरा रहा कि अगर आप में एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति है तो रास्ता निकल ही जाता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो कोई भी चीज जो है वह असंभव नहीं रहती अगर आपकी जो इच्छा शक्ति है उस कार्य करने को बिल्कुल आप कह सकते हैं स्ट्रांग हो, दृढ़ हो। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें फर्दर मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए और इन्हीं कंपोनेंट्स के आधार पर हम परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, विभिन्न जो रेडीनेस लेवल हैं उनको लेंगे। 4 जो लेवल्स, जो एक कॉन्टिनम, और कई बार हम देखेंगे कि जो भी हम काम दे रहे हैं उसमें हमारा जो फॉलोअर है कभी वह R2 पे हो सकता है, कोई फिक्स्ड नहीं है, ये कॉन्टिनम है, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप R1 से R4 जा रहे हैं, किसी भी तरफ आप जा सकते हैं, R2 से R4, R3 से। लेकिन एज अ लीडर आपको समझना है कि आपका जो फॉलोअर है, आपका जो स्टूडेंट है, वो कौन से लेवल पर है। तो ये 4 लेवल्स जो हैं बताए हैं, रेडीनेस लेवल 1, रेडीनेस लेवल 2, रेडीनेस लेवल 3, रेडीनेस लेवल 4। अब रेडीनेस लेवल 1 क्या होगा, तो जो हमने पहले कैन डू और विल डू वाली एनालिसिस की थी, ठीक है, और फिर मैंने आपको जो बिहेवियर ओरिएंटेशन बताया था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो R1 जो अभी हमने 2 कंपोनेंट्स की बात की, एबिलिटी और विलिंगनेस, उनमें से जो तीनों कंपोनेंट्स हैं तीनों ही फॉलोअर में लो हों तो R1 होगा। रेडीनेस लेवल हमारे फॉलोअर का क्या होगा, R1 मीन्स कि तीनों ही चीजों में लो है, चाहे वह एबिलिटी के तीनों कंपोनेंट्स हो, चाहे विलिंगनेस के कंपोनेंट्स हो उनमें। तो ये क्या बना, अनेबल एंड लैक्स कॉन्फिडेंस और अनविलिंग आपका सेकंड कंपोनेंट है, और उसमें से कॉन्फिडेंस हमने हटाया जो कि विलिंगनेस का पहला कंपोनेंट था, कॉन्फिडेंस, तो लैक्स कॉन्फिडेंस। उसके बाद मॉडरेट में 2 आएंगे, R2, रेडीनेस लेवल 1 और रेडीनेस लेवल 3, 2 लेवल्स हैं। R2 क्या होगा, मॉडरेट लो, क्योंकि ये लो की तरफ है, और R3 क्या होगा, मॉडरेट हाई, मध्यम उच्च, और R2 होगा मध्यम निम्न। मध्यम निम्न क्या होगा, जिसमें एक जो है हाई होगा, जो मैंने आपको भी 2 कंपोनेंट्स बताए, योग्यता और विलिंगनेस, उनके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनमें से 2 जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें हमारा फॉलोअर क्या होगा, लो होगा, और केवल एक में हाई होगा, तो वह किस में जाएगा, R2 में। और R3 में कौन जाएगा, जिसमें 2 हाई और 1 लो हो। मतलब जो 3 कंपोनेंट्स आपको बताए, 3 में से एक नहीं, कोई सा भी एक नहीं होगा, 2 में वो हाई है, ठीक है, तो R3। तो R2 में क्या होगा, अनेबल बट कॉन्फिडेंट, मतलब एबल नहीं है बट ही इज विलिंगनेस लेवल एंड ही इज विलिंग। तो विलिंग का एक कंपोनेंट था कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंट तो है, आत्मविश्वास है, और उसमें विलिंगनेस भी है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, अनेबल मतलब उसमें वह योग्य नहीं है उस कार्य को करने को, तो हमारा क्या हो जाएगा, R2। और R3 क्या होगा, एबल बट लैक्स कॉन्फिडेंस और अनविलिंग, और R4 एबल एंड कॉन्फिडेंट और विलिंग। तो हम कोई भी 3 जो हैं कोई भी जो 3 क्राइटेरियाज उनमें से ले सकते हैं, और जैसा इसमें जो ये डिस्क्रिप्शन किया है, इसमें जो 3 क्राइटेरियाज लिए हैं, 1 इज एबिलिटी, ठीक है, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाऊं तो इसमें क्या जो हमने 3 क्राइटेरियाज लिए, एबिलिटी, और दूसरा विलिंगनेस, और विलिंगनेस का एक पार्ट और हमने लिया कॉन्फिडेंस। इन 3 को क्राइटेरिया जो है वो रख के और ये रेडीनेस लेवल जो है वो बना है। तो आपको सिंपली याद करना है कि अगर सभी कंपोनेंट्स में लो है हमारा स्टूडेंट, तो वो R1 लेवल पर है, जो डेवलपमेंट लेवल है उसका R1 है। अगर वह 2 में लो है और 1 में हाई है तो वह R2 लेवल पर है। अगर वह 1 में हाई और 2 में लो है तो वह R3 लेवल पर है, रेडीनेस 3 लेवल पर है, और वह एबल भी है और विलिंग भी है, योग्य भी है, विलिंग भी है, और उसमें आत्मविश्वास भी है, तो हमारा फॉलोअर R4 लेवल पर है। तो हमको जब हम सिचुएशनल लीडरशिप को अप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो फॉलोअर है ही इज एट विच लेवल, R1 पे है, R2 पर है, R3 पर है, या
R4 पर है। और ये आपका, अगर हम इनको रेडीनेस लेवल को, क्योंकि जो लीडरशिप स्टाइल है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, तो ये हम पहले कर चुके हैं। S1 स्टाइल, S2 स्टाइल, S3 स्टाइल और S4 स्टाइल। S1 स्टाइल जो कि टेलिंग स्टाइल था, जिसमें गाइड करता है, डायरेक्टिंग, जिसमें हाई टास्क लो रिलेशनशिप था। S2 जिसमें हम सेलिंग वाला कहते हैं, इसमें एक्सप्लेन और परसुएड करता है, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप है। S3 जिसमें पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनकरेजिंग, हाई टास्क, लो हाई रिलेशनशिप, लो टास्क होता है। और चौथा जो आपको बताया था डेलीगेटिंग स्टाइल, जिसमें लीडर जो है ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस को, और इसमें जब बिहेवियर क्वाड्रेंट देखेंगे तो रोल रिलेशनशिप और लो टास्क। तो ये 4 क्वाड्रेंट, और इसमें अब लीडर जो अभी हमने परफॉर्मेंस रेडीनेस जो लेवल किया, कि अगर हमारा फॉलोअर R1 लेवल पर है, बिल्कुल लो है उसमें सभी चीजें, तो आपको कौन सा स्टाइल उसके लिए सूट करेगा? S1। एंड इफ द फॉलोअर इज एट R2 लेवल, रेडीनेस लेवल 2, देन जो appropriate स्टाइल दैट विल बी S2 सेलिंग। और R3 क्या था? पार्टिसिपेटिव, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। अगर उस पे आपका रेडीनेस लेवल 3 पर है आपका फॉलोअर, तो आपको कौन सा स्टाइल रखना है? S3। और अगर आपका चौथे रेडीनेस लेवल 4 पे है कि एबल भी है और विलिंग भी है आपका फॉलोअर, तो आपको डेलीगेटिंग स्टाइल में होना होगा, देन यू विल बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अब इसमें जो रेडीनेस लेवल्स हैं, इनके क्या इंडिकेटर्स होंगे जिससे कि आप पहचान सकें कि आपका जो फॉलोअर है ही इज वेदर एट रेडीनेस लेवल 1 और रेडीनेस लेवल 2 और रेडीनेस लेवल 3 और 4। तो जब हम परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल 1 की बात करें, तो इसमें हमारा जो फॉलोअर है अनेबल है, ठीक है, योग्य नहीं है, एंड इनसिक्योर और लैक्स कॉन्फिडेंस और अनविलिंग, ये इंडिकेटर्स होंगे, इच्छुक नहीं है। और क्या क्या उसके बिहेवियर में आपको दिखेंगी चीजें जिससे कि आप लगाएंगे कि आपका जो स्टूडेंट है वो कौन से लेवल पर है? नॉट परफॉर्मिंग टास्क टू एक्सेप्टेबल लेवल, जिस मान्य स्तर का पर कार्य को करना था जो आपने दिया है, उस लेवल का उसने कार्य नहीं किया। इसका मतलब आपने जो क्लास में जो पढ़ाया था और उसको कोई असाइनमेंट दी या कुछ दी, उस लेवल का नहीं किया जितना आप एक एक्सेप्टेबल लेवल आपने सोचा था। तब आपका स्टूडेंट या फॉलोअर कौन से लेवल पर होगा? R1 पर। बीइंग इंटिमेटेड बाय द टास्क, वो टास्क से डर रहे हैं। जैसे देखा गया है कि पार्टिसिपेंट्स को जैसे पता चलता है कि आज 3 टास्क मिल गए, 4, तो एक फियर कि भाई आज तो ये काम मिलेगा। तो अगर वह कार्य से डर रहे हैं, जो भी उनको काम दिया गया उससे उनमें डर दिख रहा है, दैट मीन्स योर फॉलोअर इज एट R1 लेवल। बीइंग अनक्लियर अबाउट डायरेक्शंस होगा, कि जो भी उनको निर्देश दिए उनको बिल्कुल स्पष्ट नहीं है भाई करना क्या है, उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है, R1। और प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब वो कह रहे हैं आज नहीं कल करेंगे। जनरली हम क्लास में देखते हैं कि जब हम बच्चों को कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स देते हैं और एक लास्ट डेट देते हैं, तो हमेशा स्टूडेंट, चाहे आप महीने के बाद की डेट दें या हफ्ते की बाद की डेट दें या अगले दिन की दें, वो केवल लास्ट दिन ही उस काम को करते हैं। हम हमेशा कि आज नहीं कल करेंगे। तो ये अगर हमारा स्टूडेंट जो है वो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज एट R1 लेवल। नॉट फिनिशिंग द टास्क, जो आपने डेडलाइन दी थी डेट की, उस दिन वह काम पूरा करके नहीं दे रहा। कई बार हम डेडलाइन देते हैं और उस डेडलाइन डेट पर स्टूडेंट जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहा काम, दैट मीन्स हमारा स्टूडेंट R1 लेवल पर है। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट टास्क, ठीक है, उस कार्य को के फिर पूछ रहा है कि अच्छा आपने क्या बताया था, उसमें क्या करना था, एक दिन पहले आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स ही इज एन R1 लेवल। अवॉइडिंग टास्क नहीं करना चाहता, ठीक है। बीइंग डिफेंसिव, कई बार वो हमेशा जो है कोई कोई चीजें बताकर हमेशा वह अनकंफर्टेबल रहता है टास्क को करने में। आप कोई भी काम जैसे ही देते हैं, आपने देखा होगा क्लास में बच्चे मुंह बनाना, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स योर फॉलोअर्स दे आर एट R1 लेवल, जो आप उस समय पर्टिकुलर काम या क्रिया जो भी उनको करा रहे हैं। और इस लेवल पर
एंड अनेबल एंड इनसिक्योर, लैक्स कॉन्फिडेंट, R1 क्या क्या दिखाएगा वो आपका फॉलोअर? बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, जैसे ही आप काम देंगे तो उनके शक्ल, क्योंकि अभी तो मैं आपकी शक्ल बिल्कुल देख नहीं पा रही, लेकिन क्लास में जब हम फेस टू फेस होते हैं या जिस भी टीम को लीड कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स में, तो हम अपने सभी मेंबर्स के फेस दे सकते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, कई बार देखिए कि जब हम कोई बात कहते हैं तो सबके चेहरे जो है उन पे मुस्कुराहट सी और वो एक काम करने का एक उत्साह होता है, लेकिन कई बार करें कि फिर एक बहुत ही फ्राउनिंग सा जो होता है, या आईब्रोज को वो करते हैं, मतलब एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाला जैसा वो लुक जो है वो देते हैं। दैट मीन्स योर फॉलोअर्स एट आर R1। जब भी हम क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं तो आप देखिएगा, अगर आपने कभी नोट किया हो, तो जो आप पढ़ा रहे होते हैं, जिन बच्चों को समझ आ रहा था उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल और आईज में चमक होती है, उनकी आंखों में। लेकिन कई बच्चे जो है उनका बिल्कुल ही ऐसे सीरियस सा फेस होगा और बिल्कुल वो आपको एकटक ऐसे देख रहे हैं या कुछ और ही दुनिया में खोए हुए हैं। दैट मीन्स दैट स्टूडेंट ही इज एट R1 लेवल। कंफ्यूज रहेगा वो, और बिल्कुल उसका अनक्लियर बिहेवियर रहेगा, ठीक है, और हमेशा उसको एक डर रहेगा कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो उसको अपनी योग्यता पर विश्वास ही नहीं, मतलब वो रहेगा बिल्कुल लैक्स, उसमें कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। एंड अनेबल एंड अनविलिंग R1 वुड एग्जिबिट, जो अनविलिंग भी होगा और अनेबल भी होगा। यहाँ तो लैक कॉन्फिडेंस से हमने बात की, और यहाँ पर हमने की कि जो इच्छुक नहीं होगा वो क्या होगा? डिफेंसिव होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा कि मुझे ये करना था इसलिए मैं ये कार्य जो है नहीं कर पाऊंगा। हमेशा उसका कंप्लेनिंग बिहेवियर होगा, हमेशा शिकायतें और इस तरह से वो देगा। लेट कंप्लीशन, हमेशा लेट देगा वह काम को। परफॉर्मेंस ओनली टू एग्जैक्ट, आपको जैसे नंबर देने की उसकी एब्सेंट आप तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार अच्छा जल्दी से टाइमली जो है वो सबमिट कर दो, नहीं तो फिर आपके नंबर नहीं लगेंगे, तो हमेशा वह फ्रस्ट्रेशन में एक वो रहेगा। दैट मीन्स योर स्टूडेंट और द फॉलोअर इज एट R1 लेवल। तो जब आप डायग्नोज करेंगे रेडीनेस लेवल पर, तो आपको ये इंडिकेटर्स आपको अपने टीम मेंबर्स में जो है वो दिखेंगे। अगर यह दिखते हैं, दैट मीन्स योर फॉलोअर ही और शी इज एट R1 लेवल। इसके बाद जो सेकेंड लेवल है R2 लेवल, अनेबल बट कॉन्फिडेंट और विलिंग इंडिकेटर इसमें होगा। एंक्शियस होंगे, एक्साइटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, जो आप कहेंगे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिंग मॉडरेट एबिलिटी, ठीक है, रिसेप्टिव टू इनपुट, जो जो आप बताएंगे, उत्साह होगा उनमें, नया टास्क होगा करेंगे वह, लेकिन उनका उस कार्य से संबंधित कोई अनुभव पहले का नहीं होगा। और इसमें उनका किस तरह का बिहेवियर वो दिखाएंगे? जल्दी जल्दी बोलेंगे, सीक क्लैरिटी, नॉड हेड, हमेशा सिर हिलाते रहेंगे। आपने देखा है क्लास में जब भी हम पढ़ाते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर जो है नॉडिंग करते रहते हैं और कहेंगे हाँ मैं ये जानता हूँ, इस तरह के वे कमेंट देंगे। आपको ध्यान से सुनेंगे, जो भी आपने आंसर किया उसको सुपरफिशियली जो है कई बार क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और जो आप कार्य देंगे उनको स्वीकारेंगे, जल्दी से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और प्री ऑक्युपाइड विद एंड रिजल्ट रादर देन इंक्रीमेंटल, जो आपने डेट दी होगी उस तक वह काम करने की सोचेंगे, ठीक है। तो उनमें क्योंकि विलिंगनेस है तो इसलिए वह उस कार्य को योग्य ना होते हुए भी वह उस कार्य को करेंगे, और इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजीज पहले वाले व्याख्यान के अंतर्गत जो बताई थी। केवल मैं आपको इंडिकेटर्स और किस तरह का बिहेवियर आपका फॉलोअर का होगा जिससे कि आप पहचान सके कि आपका स्टूडेंट कौन से रेडीनेस लेवल पर है। तीसरा रेडीनेस लेवल है एबल बट इनसिक्योर, लैक्स कॉन्फिडेंस और अनविलिंग, मतलब योग्य तो हैं लेकिन इच्छुक नहीं है। जो मैंने आपको कैन डू विल डू की बताई थी, तो कौन सी श्रेणी में आएंगे, आ रहा है आपको याद? कैन डू बट विल नॉट डू, और सबसे आपको रिस्की वाले बताए थे मैंने, और सबसे ज्यादा जो है ये नेगेटिविटी जो है ये लोग फैलाते हैं। तो एबल बट इनसिक्योर और अनविलिंग इंडिकेटर, हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज और एबिलिटी उनमें पूरी होगी, अपीयर्स हेजिडेंट टू फिनिश और टेक नेक्स्ट स्टेप, जो भी उनको कार्य दिया जाए, सीम स्केयर्ड, ओवरवेल्म, कंफ्यूज से होंगे, सीम रिलक्टेंट, कोई भी आप दें तो बिल्कुल वो रिलक्टेंट उनका वो रहेगा, और किस तरह का व्यवहार वो देंगे, क्वेश्चंस ऑन एबिलिटी कि भाई मैं कर सकता हूं कि नहीं, फोकस ऑन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स,
और इसमें अगर आपको स्ट्रेटेजी में याद आ रहा हो कि उनका जो आत्मसम्मान है उसको हमको सेटिस्फाइड करना, क्योंकि दे लैक सेल्फ एस्टीम, कि भाई वो सोचते हैं कि मैं जितना योग्य हूँ उससे उसके अनुसार मुझे सम्मान मिलना चाहिए था। तो उनमें हमेशा एक जो आत्मसम्मान का है वो नीड उनकी पूरी, ये स्ट्रेटेजी में हम अप्लाई करते हैं जब हमारा जो फॉलोअर है R3 लेवल पर है। एनकरेज लीडर टू स्टे इन्वॉल्व, तो उनके साथ आप इन्वॉल्व रखिए, उसके साथ कुछ कुछ काम करते रहिए, और जो भी आपने उसको टास्क दिया ये नहीं कि उनको देकर छोड़ देना, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और फिर उनके साथ जो है मिलकर आपको काम जो है वो करना है, जिससे आप उनके सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई कर सके। एनेबल बट अनविलिंग, बी हेजिटेंट, रेजिस्टेंट रहेंगे। आप देखिए जैसे कई भी बार हम फैकल्टी में भी जब हेड के द्वारा कोई काम दिया जाता है तो कई फैकल्टी मेंबर्स बिल्कुल हेजिटेंट होंगे कि हमने नहीं करना, टाइम टेबल बनाने से हो या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से हो, तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स बिल्कुल हेजिटेंट होते हैं, मतलब वो कर सकते हैं बट वो हेजिटेंट रेजिस्ट करेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे R3 लेवल पर। फील ओवर ऑब्लिगेटेड एंड ओवरवर्क, भाई मेरे पास तो बहुत काम है मैं ये नहीं कर सकता, इस तरह से वो कमेंट्स देंगे और कि भाई ये और किसी को दे दो। सीक रेनफोर्समेंट, बी कंसर्न परफॉर्मेंस इज समवट पनिशिंग, मतलब वो कह रहे हैं कि अच्छा ये काम दे रहे हैं ये तो कोई भी कर सकता था, मेरे को लगता है आप पनिश कर रहे हो इसलिए मुझे टाइम टेबल बनाने का काम जो है आपने दे दिया। तो इस तरह की वह सोच जो है वो रखते हैं, बीइंग डिस्पाइट द फैक्ट कि वह योग्य होते हैं, लेकिन कोई भी कार्य चाहे वह डिपार्टमेंट से रिलेटेड है चाहे वह क्लास से, तो वो हमेशा जो है अनविलिंग बिहेवियर जो है वो दिखाएंगे। तो आपका फॉलोअर कौन से लेवल पर है? R3 लेवल पर। और लास्ट जो लेवल है दैट इज दी R4। ये अगर आपको कैन डू विल डू से अगर मैं इसको जोड़ूं, जो कर भी सकते हैं और इच्छा भी रखते हैं, कैन डू और विल डू वो वाला है। विलिंग एंड एबल, एबल एंड विलिंग, और ये कॉन्फिडेंट भी होते हैं। कीप्स बॉस इन्फॉर्म्ड ऑफ द टास्क फोर्स, जो भी वह काम कर रहे हैं अपने लीडर को जिसने सौंपा है, टीचर को, उसको बताते जाएंगे कि मैंने इतना कर लिया और इतना भी मुझे करना है, ठीक है। तो जो जो काम कर चुके होंगे उसके बारे में बताते रहेंगे। कैन ऑपरेट ऑटोनॉमसली, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वह उस कार्य को करेंगे, और जो काम जो पूरा करना है जिस रूप में करना है उसी तरफ उनका व्यवहार जो है उन्मुख रहेगा। शेयर्स बोथ गुड एंड बैड न्यूज, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है उस कार्य को करने में वो शेयर करते हैं लीडर से। मेक्स इफेक्टिव डिसीजंस रिगार्डिंग द टास्क, जो भी उस टास्क में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो प्रभावी निर्णय भी वो लेते हैं। परफॉर्म्स टू हाई स्टैंडर्ड, ठीक है, उच्च स्तरीय जो है उसके अनुसार जो है उनका परफॉर्मेंस जो है वो होता है। एंड इज अवेयर ऑफ एक्सपर्टीज, क्योंकि वह योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं, ठीक है। और ये अगर आपको याद आ रहा हो मैंने बताया था ये रियल ट्रेजर्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो चाहे क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि एबल भी हैं, विलिंग में, जनरली इनकी संख्या कम होती है, और इन्हीं के उस पर वह जो पूरी शिप है जिसको लीड करता है लीडर, वो इन्हीं के उस पे चलती है। संस्था में भी देखिए आप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, कुछ ही लोग होते हैं जो काम करते हैं और बहुत ही विलिंगनेस के साथ काम करते हैं, और उन्हीं के उससे जो है वो संस्था जो है वो आगे बढ़ती है और अपने जो भी उसका लक्ष्य होता है उसको वह प्राप्त करती है। तो इनकी जो संख्या है ये कम होती है, और हमको हमारा एज अ लीडर जो है काम करना है कि जो ये R1, R2, R3 लेवल पर जो हैं उनको इस लेवल तक लाया जा सके। एंड एबल एंड कॉन्फिडेंट विलिंग क्या क्या शो करेंगे? कीप बॉस इन्फॉर्म, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होंगे उसका वह पूरा उपयोग करेंगे। बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब वह पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, पूरा उत्तरदायित्व के साथ और अकाउंटेबल होंगे, और जो भी काम दिया है उसको पूरा उन्मुख होकर कि वह रिजल्ट पूरा आ जाए, मतलब जो भी कार्य दिया है, जो भी समय सीमा दी है उतने में ही उस कार्य को पूरा कर लेना है। इसका मतलब वह हमारा जो फॉलोअर है ही इज एट R4 लेवल। बी नॉलेजेबल, शेयर इंफॉर्मेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन टास्क, बी विलिंग टू हेल्प अदर्स, किसी को अगर सहायता चाहिए तो वह
उसको सहायता प्रदान करता है। आप शेयर क्रिएटिव आइडियाज, टेक चार्ज ऑफ, जो भी उसको कार्य देता है बहुत खुशी से उस कार्य को लेता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब पूरा ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ जो है उस कार्य को वह पूरा करता है। तो अगर इस तरह के हैं तो आपका जो फॉलोअर है ही इज एट R4 लेवल। तो ये आपके जो हैं विभिन्न 4 मैंने आपको बताए, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, निष्पादन तत्परता स्तर, R1, R2, R3 और R4। और इनके लिए अब ये जो चारों हैं, इनके लिए कौन सा जो हमारा नेतृत्व शैली है कौन सी उपयुक्त होगी? R1 के लिए S1 जिसमें हाई टास्क लो रिलेशनशिप, R2 अनेबल बट विलिंग, इसके लिए आपका अप्रोप्रिएट जो लीडर स्टाइल है S2 जिसमें HT हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, और R3 एबल बट अनविलिंग पार्टिसिपेटिंग जिसमें लो टास्क हाई रिलेशनशिप, और R4 एबल एंड विलिंग डेलीगेटिंग स्टाइल उनके लिए आप यूज करेंगे लो टास्क लो रिलेशनशिप। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट इसका है जिससे मैं एक तो रेडीनेस लेवल से हमने लीडरशिप को रिलेट किया, सिचुएशनल लीडरशिप को। अब सिचुएशनल लीडरशिप को पावर के साथ। पावर मींस शक्ति, और हर एक व्यक्ति में 2 तरह की शक्तियां जो हैं वो होती है। ठीक है, अब ये जो शक्ति है अगर इसको हम डिफाइन करें, लीडरशिप इज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी भी समूह या दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना, ठीक है, का प्रयास। लेकिन पावर क्या है? पावर उस इन्फ्लुएंस पोटेंशियल को कहते हैं, उस क्षमता को, प्रभावित करने की क्षमता को पावर कहते हैं, कि किसी व्यक्ति में किसी को प्रभावित करने की कितनी क्षमता है, और सभी व्यक्ति में वह पावर जो है वो अलग अलग होती है। पावर क्या है? ए रिसोर्स दैट मे एनेबल अ लीडर टू गेन कॉम्प्लायंस और कमिटमेंट फॉर अदर्स। The use of power resulting in a change in the probability that a person or group will adopt the desired behavioral change is called influence और प्रभाव। कि उसमें कितनी शक्ति है कि जो भी हमने जो काम दिया है वह उस काम को जो है वो कर सकता है। अब ये जो पावर है 2 तरह की होती है, एक तो पोजिशनल पावर होती है और दूसरी पर्सनल। पोजिशनल आप कह सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन का मतलब है कि हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हम कौन से पद पर हैं, हमारी पोजीशन उस संस्था में क्या है, या एज हम उस टीम को लीड कर रहे हैं तो हमारी उसमें पोजीशन क्या है। तो वो हमारे पोजिशनल जो है पावर से रिलेट करेगी। और पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारे अंदर है, जो हम कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता, हमारे अंदर भी कुछ पावर है। ठीक है, तो पर्सनल तो हो गई आंतरिक और पोजिशनल जो हो गई बाहरी। यह हमारी कैसी हो गई? प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, जबकि जो पोजिशनल है यह हो गई अर्जित, जो कि हम अर्जित करते हैं अपने अनुभव से, उस फील्ड में काम करके, फिर हमको वो डेजिग्नेशन मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर हम आगे प्रमोट होते हैं एसोसिएट, फिर प्रोफेसर बनते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, या कोई सेंटर बनता है तो उसका हमको चार्ज जो है वो मिलता है। तो हमारी पोजीशंस या डेजिग्नेशन जो है वो बढ़ती हैं, और जो भी हमको पोजीशन मिलती है उससे रिलेटेड कुछ पावर्स जो है वो होते हैं। तो अब जो नेता है उस पर किस तरह की पावर जो है वह शक्ति जो है वो रखता है, इस पर भी हमारी नेतृत्व शैली जो है वो डिपेंड करेगी। पोजीशन पावर क्या है? द एक्सटेंट टू विच दोज पीपल टू whom managers report are willing to delegate authority and responsibility to them। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा पोजीशन। आपको कोई भी काम दे व्यक्ति, अगर आपको वाइस चांसलर ने काम दिया है तो आप उस काम को कितने प्रायोरिटी के साथ करेंगे, और एक आपके कुलीग ने काम दिया है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप उस काम को कितना विलिंगली कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है पोजीशन पावर। और एक होती है पर्सनल पावर, द एक्सटेंट टू विच फॉलोअर्स, मतलब जिसको हमने काम दिया है, रिस्पेक्ट, फील गुड अबाउट एंड आर कमिटेड टू देयर लीडर्स। They believe that their own needs and goal will be recognized, supported and facilitated। आपके किसी
फ्रेंड ने आपको काम दिया, किसी कोलीग ने दिया, और आप ये सोचते हैं कि वह जो आप काम करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको सपोर्ट करेगा और उसको बताएगा, ठीक है, तो आपके पास पर्सनल पावर है। द एक्सटेंट टू विच पीपल आर विलिंग टू फॉलो अ लीडर, आप में यह क्षमता है कि आपने जिसको काम दिया है वह खूब खुशी के साथ अगर वह करता है, तो इसका मतलब आप में एक आंतरिक शक्ति है, जो कि आपने कहाँ से लाई, कि जो आपके पास ज्ञान है या जो आपने रिलेशनशिप उन व्यक्तियों के साथ जो है वो रखा है। इसीलिए जब आप देखते हैं तो किसी को आप जब भी किसी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमेशा उसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं और जो आपके डायरेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से जो है और एक बड़े कमिटेड वे में लेगा, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, पर्सनल पावर। अब ये जो पावर्स हैं ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। पोजिशनल पावर, कोअर्सिव पावर, दूसरी है कनेक्शन पावर, तीसरी है रिवॉर्ड पावर और चौथी है लेजिटिमेट पावर। और पर्सनल में 3 पावर्स आती हैं, रेफरेंट, इंफॉर्मेशन, सूचना और एक्सपर्ट पावर। तो ये जो पोजिशनल पावर हैं इनको हम दुर्गा शक्ति भी कह सकते हैं। जैसे दुर्गा शक्ति एक हमको प्रोटेक्शन देती है, कवच देती है, वैसे ही ये जो पोजिशनल पावर हैं ये हमको एक शक्ति जो है, एक कवच, शक्ति कवच जो है वो प्रदान करती हैं। अब इनको एक एक करके हम जल्दी से समझ लें। पोजिशनल, कोअर्सिव, जिसको हम कहते हैं बाध्यकारी शक्ति, परसीव्ड एबिलिटी ऑफ द लीडर to provide sanctions, punishment and consequences for not performing, ठीक है। तो आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे और उस नेता के पास, अगर आप जिस व्यक्ति ने आपको काम दिया है उसके पास पावर है कि आपका सीआर खराब कर दे या आपको मेमो इशू कर दे, ठीक है, कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वह उसकी पोजिशनल पावर उस लीडर की कहलाएगी कोअर्सिव पावर, और ये एक्सटर्नल होगी। कनेक्शन पावर, जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है, परसीव्ड एबिलिटी ऑफ द लीडर टू बी कनेक्टेड विद इन्फ्लुएंशियल पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसने आपको काम दिया है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसका बड़े बड़े लोगों के साथ या आपके ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है। और ऐसा व्यक्ति अगर आपको काम देता है तो आप उसको एकदम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के बाद कौन सी पावर है, कनेक्शन पावर। रिवॉर्ड पावर, पुरस्कार प्रदायनी शक्ति जिसमें हो। परसीव्ड एबिलिटी ऑफ द लीडर टू प्रोवाइड थिंग्स विच पीपल लाइक टू हैव, जिनको आपने फॉलोअर्स को काम दिया है और वो चाहते हैं, जैसे क्लास में हम दें तो बच्चा ये देखे कि टीचर जो है उसके नंबर, उस कार्य के नंबर टीचर के हाथ में है और टीचर वो नंबर दे सकता है एज अ पुरस्कार के रूप में, तो ठीक है, या जो भी वह काम दे रहा है उसकी प्रमोशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का वो आप देखें कि अगर उस तरह की पावर जो वह रखता है रिवॉर्ड देने की, जो भी कार्य दिया गया है तो उसमें होगा रिवॉर्ड पावर। जैसे आप अलग से कोई उनको जैसे इंक्रीमेंट्स दे दें या कोई आप अलग से उनको कोई पुरस्कार वगैरह इस तरह का प्रदान कर सकें, ठीक है। तो अगर वो पावर आप में है कोई रिवॉर्ड देने की उनको, तो ये भी एक पावर होती है। फिर है लेजिटिमेट पावर, पद संदर्भित शक्ति, परसेप्शन दैट द एक्शन टेकन बाय द लीडर इज इन अकॉर्डेंस विद हिज टाइटल, पोजीशन और रोल, कि जो भी उसको पद है, जो भी डेजिग्नेशन है उस लीडर का, उसको समझना और उस शक्ति के साथ वह पूरा जो है, आप कह सकते हैं कि जो भी उसके हाथ में जो चीज आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर वीसी दे रहा है आपको तो आप उस कार्य को कैसे करेंगे, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे रहा है तो कैसे करेंगे, आपका कुलीग दे रहा है तो आप कैसे काम उसको करेंगे। ऐसे ही अगर स्टूडेंट है तो वहां आप फॉलोअर हुए, और अगर आपका स्टूडेंट है तो आपके स्टूडेंट को आपने काम दिया, या ऐसे टीचर ने दिया कि जो कि वो सारों का, जैसे क्लास टीचर होता है स्कूल में वो है, तो वो सारा जो है लेजिंग, या वाइस प्रिंसिपल ने दिया या प्रिंसिपल ने दिया, तो ये सारी जो उसकी पद से, तो ये चारों जो हैं पोजिशनल पावर्स हैं, कोअर्सिव पावर, कनेक्शन पावर, रिवार्ड पावर एंड लेजिटिमेट पावर। और 3 जो हैं पर्सनल, जो कि आंतरिक हैं, रेफरेंट पावर, संदर्भ शक्ति, इट इज द परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद द लीडर, जिससे वह जो लीडर है वह अपने टीम मेंबर्स के साथ जुड़े, उनके साथ एक संवाद स्थापित करे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और उन समस्याओं का समाधान करे,
ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार जब लीडर्स जैसे मिलते हैं तो क्या बात है, तो और फिर आपकी समस्या को सुनकर उसका समाधान निकालते हैं, तो वो आपकी कहलाती है रेफरेंट पावर। इंफॉर्मेशन पावर, सूचना प्रदायनी शक्ति, द परसीव्ड एक्सेस और पोजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कई आपके पास पावर की, आपके पास लेटेस्ट उस सब्जेक्ट की भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है, या जो भी शैक्षिक जो भी आपकी नीतियां आई हैं या एनसीटी के द्वारा जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन आए, इससे संबंधित आपके पास अगर आप सूचना रखते हैं, और ये शक्ति आपकी किसने में कहलाएगी, इंफॉर्मेशन पावर में, जिसमें आप लेटेस्ट पॉलिसीज को जान रहे हैं, नीतियों को जान रहे हैं, तो या जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे संबंधित लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुए उससे संबंधित आप सूचना रखना चाहते हैं, है आपके पास, तो वो आपकी एज अ लीडर क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन पावर। ये भी पर्सनल पावर के अंदर आएगी। और लास्ट है एक्सपर्ट पावर, विशेषज्ञ शक्ति, जो कि आपकी शिक्षा जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आपका अनुभव क्या है और उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, दक्षता क्या है, उस वो अगर आप में है तो आप में क्या है, एक्सपर्ट पावर, और ये आपकी क्या आएगी, पर्सनल। अब इन 8 पावर्स को अगर हम वेरियस लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस पे देखें, तो लो परफॉर्मेंस रेडीनेस और ये जो कॉन्टिन्यूम है, तो इसमें देखिए लो परफॉर्मेंस रेडीनेस पे हमारी जो पोजिशनल पावर्स हैं वो ज्यादा फंक्शनल हैं, और हाई परफॉर्मेंस रेडीनेस पे जो हमारी पर्सनल पावर्स हैं वो ज्यादा फंक्शनल है। तो रेफरेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट, ये हमारी जो है पर्सनल पावर है, जो आंतरिक हमारे में शक्ति है, ये तब हम यूज करेंगे इनको हाई परफॉर्मेंस रेडीनेस पे, और जो लो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल पे ये जो आपकी 4 जो है आपकी कोअर्सिव, कनेक्शन, रिवॉर्ड और लेजिटिमेट, ये रहेंगे, और ये जो बीच वाली हैं ये इन बिटवीन रहेंगी, हाई परफॉर्मेंस रेडीनेस और लो परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने आपको R2 और R3 की बात जो है वो कही थी। अब इनको अगर हम एग्जैक्टली देखें, पावर बेसिस नेसेसरी टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, पीपल मतलब फॉलोअर, स्टूडेंट, जो टीम मेंबर्स है, एट वेरियस लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस लेवल। तो R1, R2, R3, R4 इसकी हम बात कर चुके हैं। R1 जो है निम्न स्तरीय तत्परता स्तर है, R4 जो है उच्च स्तरीय तत्परता स्तर है, और R2 क्या होगा, जो है आपका औसत निम्न, और R3 होगा औसत उच्च। अब इस पे अगर हम इन 7 पावर्स की बात करें, तो ये जो 3 आपकी हैं पर्सनल पावर, एक्सपर्ट पावर R4 लेवल पर होगी, इंफॉर्मेशन R4 और R3 के बीच में अगर है, रेफरेंट R3 पर होगी मेन यूज, और R1 पर कोअर्सिव, R2 पर रिवॉर्ड, और R2 और R1 के बीच जब होगा तो कनेक्शन, और R2 और R3 के बीच होगा तो लेजिटिमेट पावर। तो इस तरह से हम ये जो पावर्स बेसिस हैं इनको हम कोरिलेट कर सकते हैं रेडीनेस लेवल ऑफ द फॉलोअर, ठीक है, एंड रेडीनेस लेवल को हमने फर्दर जो है स्टाइल्स के साथ अगर इनको हम इनका संबंध देखें तो R1 S1 होगा, ठीक है, और R2 S2, और इसमें आपको रिवॉर्ड रहेगा R3, और S3 रहेगा स्टाइल आपका मोर एप्रोप्रिएट, और इसमें रेफरेंट पावर, और R4 जो एक्सपर्ट पावर है, जो कि जिसमें आपको एप्रोप्रिएट जो लीडर स्टाइल होगा, दैट इज S4। तो ये एक आप कह सकते हैं, हम समराइज कर सकते हैं कि जो हमारा पावर बेसिस है, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल है और लीडरशिप स्टाइल, इन तीनों कंपोनेंट्स में ये संबंध जो है वो रहेगा, ठीक है। तो अगर हम रिकैप करें तो ये एक मैंने गूगल इमेज से लिया है, इसमें सिचुएशनल लीडरशिप के वही जो हमने 4 जो पढ़े, S1 फॉर्मिंग, S2 स्टॉर्मिंग, S3 नॉर्मिंग और S4 परफॉर्मिंग, जिसमें डेलीगेट, नॉर्मेटिव, कंसल्ट, कन्विंस और इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन, इसमें रिलेशन होगा यहाँ, और इधर फोकस ऑन टास्क। तो जब आप खाली बताएंगे तो फर्स्ट स्टाइल उनको दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डिसीजंस जो है आप एक्सप्लेन डिसीजंस, ठीक है, तो वहां पर आप ये वाला यूज करेंगे S2, और लेट देम ट्राई, ये कौन सा वाला था,
दे कैन डू बट विल नॉट डू, वो वाला जो है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग जो है मिलजुल कर लेनी है, पार्टिसिपेटिव मोड पर लेनी है। और जो चौथा जो आपका S4 स्टाइल है, लीव देम अलोन, आपने काम बताया और डेलीगेट किया और अब आप भूल जाइए, वह स्वयं कर आएंगे, बिकॉज दे आर एबल एंड विलिंग ग्रुप, सबसे हाईएस्ट ये। तो ये वाला जो है सबसे जो आपका हाईएस्ट, तो इस तरह से हम कोरिलेट जो है वो कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। और आज जो हमने किया जो सिचुएशनल लीडरशिप, जो कि बताता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप जो है सिचुएशन पर डिपेंड करती है। एंड लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स बताया आपको, लीडर, फॉलोअर और सिचुएशन। तो इन तीनों पर, और फिर मैंने आपको बताया कि जो आप हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको, उसमें मैंने आपको 3 लीडरशिप के बताए। पहला बताया आपको बिहेवियर जो कि टास्क ओरिएंटेड था, दूसरा बिहेवियर आपको बताया रिलेशन ओरिएंटेड, और थर्ड जो आपको बताया जो कि परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। और परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल जो कि डेवलपमेंटल लेवल है हमारे फॉलोअर्स का, वो उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा उस सिचुएशन में हमारा जो स्टाइल है, कौन सा जो स्टाइल जो है वो परफेक्ट होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, और हमको वो स्टाइल जो है वो यूज करना है। तो कोई भी स्टाइल हम कह सकते हैं गुड और बैड नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन उसकी इफेक्टिवनेस जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की परिस्थिति क्या है, और उस परिस्थिति में जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो उनका रेडीनेस लेवल क्या है। और फॉलोअर्स का रेडीनेस लेवल को देखते हुए आप क्या करेंगे, अपना स्टाइल जो एप्रोप्रिएट स्टाइल फ्लेक्स यूज करते हुए, स्टाइल अडेप्ट यूज करते हुए आप अपना स्टाइल जो है वो चूज करेंगे। तो मेरे ख्याल आज के व्याख्यान से आपको अवश्य ही एक अंतर्दृष्टि कि इन नेतृत्व शैली और इन नेतृत्व शैलियों को हम किस तरह से उनके फॉलोअर्स के रेडीनेस लेवल और जो पावर बेसिस हैं उनके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस समझ के साथ मेरे ख्याल ये आपको एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी कि जो हमारे सिचुएशनल लीडरशिप्स के क्या कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और किस तरह से हम इनको अपने जो संस्कृत वाङ्मय या जो हमारे शास्त्र हैं, इन कंपोनेंट्स को हम उनको देखें। क्योंकि जब कंपोनेंट्स को पता होगा तभी हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने शास्त्र में। और ये जो अंतर्दृष्टि है ये केवल जो है हमको सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो सिचुएशन है उसको और संवर्धित करने को के लिए जो है हमको सहायता प्रदान करेगी। तो by knowing this, by having the insight in this, we will not only survive but we will thrive that particular situation in which we are the leader. So with these words I end up this presentation. So try to become a leader, a better leader, a great leader. Thank you. धन्यवादः महोदयायै। परिस्थितिजन्यं नेतृत्वम् इति विषयम् अवलम्ब्य पूर्णामृतं यत्र कुत्रापि सन्निहितमासीत् तत्सर्वं महोदयाभिः आनीय अस्मभ्यं पायितं। तदर्थं महोदयायै विश्वविद्यालय पक्षतः, केंद्र पक्षतः, सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः, मम पक्षतः च हार्दिकाः धन्यवादाः। एवमेव अग्रेपि महोदयानां मार्गदर्शन हम सबको बना रहे और वो हम सब लोगों को इसी तरह सभी जगह से एकत्रित कर अमृत पिलाती रहें। तदर्थ महोदय का पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।